हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिससे एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने के कम से कम चांसेस रहते हैं। और आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सोल्यूशन में कि इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है क्या, आपने नाम तो बहुत सुना होगा सोल्यूशन का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है सोल्यूशन की। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि सोल्यूशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। जिसे मान लेते हैं एक सोल्यूशन हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कई कंपोनेंट जैसे ए बी सी, ये कई कंपोनेंट हम क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं। और मिलाने के बाद इनकी एक खास बात होगी, ये आपस में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं करेंगे। जैसे ए बी और सी, मैंने 3 लोगों को यहाँ पर एक बीकर में डाल दिया और डाल करके वहाँ पर क्या हो जाता है, याद रखना, ये कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या कर जाते हैं, एक दूसरे में वहाँ पर इस तरह घुल जाते हैं कि वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर, एक होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो ऐसे ही होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पर, सोल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है। आया समझ में। ऐसा नहीं कि अगर हमसे पूछा जाए भाई सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताओ, तो आपने कहा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के जो बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं वहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो तो उसके आप कंपोनेंट बता रहे हो कि ये 2 कंपोनेंट मिलकर के किसी सॉल्यूशन को तैयार करते हैं। लेकिन हमको बताया सच में क्या होता है वहाँ पर। सच में ये होता है कि अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो अगर आप केवल ऐसा बताते हो तो गलत हो जाएगा। आपको ये बताना पड़ेगा कहोगे 2 या 2 से अधिक ऐसे सब्सटेंस जो आपस में कोई केमिकल रिएक्शंस तो नहीं करते, लेकिन मिल करके क्या करते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं वहाँ पर, सॉल्यूशन। अब सवाल आता है कि चलो सॉल्यूशन तो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये 2 हो सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। मिल करके कैसा मिक्सचर बनाए ये भी आपको ध्यान देना है, होमोजेनस मिक्सचर। अब सवाल आता है होमोजेनस मिक्सचर, अगर ये टर्म यूज हो रहा है तो होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या हो जाता है। तो एक सिंपल सी लाइन में आपको बताऊं, आप ऐसा कह सकते हैं, सेम कंपोजिशंस थ्रू आउट द सोल्यूशन। यहाँ पर ए बी और सी जो होमोजेनस मिक्सचर्स बना रहे हैं उसका सेम कंपोजिशन पूरे सोल्यूशन में देखने को मिलना चाहिए। जैसे जिस रेशियो के साथ ए बी सी आपस में मिले हैं, आप चाहे यहाँ उसको चेक करें, चाहे यहाँ चेक करें, यहाँ कहीं पर भी सोल्यूशन में कहीं पर भी अगर आप चेक करें आपको सेम कंपोजिशंस देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं ए बी सी का सेम रेशियो हर जगह आपको देखने को मिलता है। तो आप बताओगे कि उसी को हम क्या बोलते हैं वहाँ पर, होमोजेनस मिक्सचर। आया समझ में। तो होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन में आपको सेम ही कंपोजिशन देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशंस में आपको क्या बताता है। व्हेन 2 or more, और याद रहे केमिकली नॉन रिएक्टिंग substances are mixed together forming homogeneous mixtures, then this mixture is called solution। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम क्या देते हैं वहाँ पर, सोल्यूशन का नाम देते हैं। आया समझ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ हम लोग और बातें सीखते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी चैप्टर पे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं उसके बेसिक्स जो इस चैप्टर में यूज होंगे उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन तो क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा हो सकता है, देखो सोल्यूशन बनने के लिए कम से कम 2 लोगों को चाहिए, 2 कंपोनेंट होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं वहाँ पर, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा सोल्यूशन है, ठीक है, और वहाँ पर मान लेते हैं केवल ए और बी मिले हुए, ए और बी 2 लोग भी मिल करके बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है उस सोल्यूशन को, ठीक है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा मतलब ए बी और सी 3 लोग भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर 3 से ज़्यादा हो जाए, भाई कुछ भी हो सकता है ना सोल्यूशन। ऐसा थोड़ी एक ही हो सकता, 2 ही हो सकते हैं, कम से कम 2, इससे ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। हाँ, यहाँ पर एक टर्म आपके केमिस्ट्री में चलता है, कहता है अगर मान लेते हैं 2 ही लोग बना रहे हैं सोल्यूशन को, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कौन सा नाम देते हैं बताओ। उसको कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, उसको कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। अगर 3 है उसको कहते हैं टर्शियरी सोल्यूशन। अगर 4 हैं तो क्वाटर्नरी सोल्यूशन के नाम से उसको जानते हैं। ऐसा समझ, मतलब जितने कंपोनेंट है उसी के नाम से। जैसे बाइनरी आपको बताया 2 को बताता है, टर्शियरी 3 को, क्वाटर्नरी 4 को बताता है। हाँ, हम ज़्यादातर जो इस चैप्टर में फोकस करेंगे, ज़्यादातर क्या होगा, जो भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे
ठीक है। तो हम कहाँ पर पढ़ने वाले, इसको बाइनरी सोल्यूशन पे ज़्यादा पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया, मैं रीड करके सुनाता हूँ। बेसिक जो टर्म्स है, व्हेन सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 केमिकल सब्सटेंसेस इट इज टर्म्ड एज अ बाइनरी सॉल्यूशंस। सिमिलरली ऐसे ही अगर टर्शियरी और क्वाटर्नरी टर्म का भी यूज किया जाता है, कब, इफ इट इज अ कंपोज्ड ऑफ 3 एंड 4 कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली। तो कह रहे जैसे 2 लोग हैं तो उसको क्या बोला गया, बाइनरी, 3 हो गए तो टर्शियरी, 4 है तो क्वाटर्नरी, ऐसे आपको बोला जाता है। तो हम लोग अभी बेसिक टर्म्स इस सोल्यूशन में जो यूज हो सकते हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और क्या क्या बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। देखो ज़्यादातर ये देखा गया है, हम जनरली की बात कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये ऑब्जर्व किया गया है जनरली जो लेसर अमाउंट में होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं वो बाइनरी सोल्यूशन, ऐसा 2 ही लोग 2 ही कंपोनेंट मिलकर के बना रहे हैं, ए वाला भी और बी वाला है। अब उसमें से किसी की मात्रा कम है और किसी की अमाउंट ज़्यादा है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि अगर जिसके अमाउंट कम होते हैं, ज़्यादातर केसेस में आपको तो उनको एक नाम दिया जाता है, कहा जाता है भाई जो कम अमाउंट वाला है ना, हम उसको कह देते हैं क्या, सोल्यूट, ऐसा समझो, उसको क्या बोल देते हैं, सोल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट में होता है, ज़्यादा मात्रा में, लार्जर अमाउंट में होते हैं, अधिक मात्रा में जो होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर सॉल्वेंट कहते हैं, ऐसा समझ में। तो सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट। तो बताया गया किसी भी सॉल्यूशंस में जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादातर केसेस में हम उनको क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। चलो एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल से हर कोई बताना यहाँ पर क्या लगता है उसको। ठीक है, मान लेते एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या लिया, शुगर लिया, ठीक है, चीनी, और हर किसी को पता है शुगर कैसा हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना। अब मान लेते उसको 60% ले लिया, और इसी में हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं वाटर, ठीक है, और वो 40%, ये दोनों मिल करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये तो होता है ना, चीनी और पानी का सॉल्यूशन बना दिया, एक घोल बना देते, एक मिक्सचर बना देते। अब अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर, हमने शुगर कितना परसेंट लिया, 60% शुगर ले लिया, और पानी केवल 40% लिया, तो हर कोई बताओ वहाँ पर कि आपके हिसाब से, ठीक है, इसमें से सोल्यूट कौन होना चाहिए और सॉल्वेंट कौन होना चाहिए। तो बताओ, अब जो सोल्यूशन आपका बनता है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सीरप सॉल्यूशन बनता है। क्या होता है, सीरप, आपने सीरप जानते हो आप लोग, सीरप सॉल्यूशन बनता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर हमसे ऐसा पूछा जाए भाई बताओ इसमें से कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो याद रखना, ठीक है, अगर आप कहते हो कि शुगर को हम क्या बोल दें यहाँ पर, सॉल्वेंट, तब ये गलत हो जाएगा, और इसको बोल दें सोल्यूट, गलत हो जाएगा। तो सवाल आता अभी तो यहाँ पर बताया मैंने भाई, जो कम मात्रा में, जैसे कि वाटर कम मात्रा में केवल 40% है, और जो लार्जर अमाउंट में ज़्यादा मात्रा में कौन है, सॉल्वेंट होगा, जो कि शुगर ज़्यादा मात्रा में। लेकिन मैंने एक बात और लिखी है, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने कहा जनरली, जनरली मतलब ज़्यादातर केसेस में, नॉट ऑलवेज, ठीक है, मैंने ऑलवेज नहीं बोला, मैंने कहा जनरली, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर केसेस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना। तो सवाल आता है, अब यहाँ पर बात आ गई, तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट। अगर हम तो केवल इसी कॉन्सेप्ट को सीख करके गए, पता चलता तो गड़बड़ कर देंगे। तो अब एक चीज़ आप देखें यहाँ पर, अगर हमसे पूछा शुगर कैसा है, आप बताओगे सॉलिड फॉर्म है, फिजिकल स्टेट इसकी सॉलिड, और वाटर कैसा है, लिक्विड, और जबकि सिरप सोल्यूशन हमारा क्या है, लिक्विड है। तो याद रखना एक चीज़, कॉन्सेप्ट जो कि ऑलवेज आप कह सकते हो, वो ये होगा कि हमेशा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम होती है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि सॉल्यूशन हमारा कैसा है, लिक्विड है। अब जिससे इसका फिजिकल स्टेट मैच कर जाएगा, याद रखना, वही क्या कहलाएगा, वहाँ पर सॉल्वेंट कहलाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो वाटर है वो हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि फिजिकल स्टेट जो हमारा सिरप सॉल्यूशन बना है वो लिक्विड है, और वाटर भी क्या हो जाता है, लिक्विड है। तो जिससे मैच कर गया, अब बताओगे वही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, आपका सोल्यूट है, आया समझ में। तो ये चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना। इसीलिए मैंने कहा कि जनरली ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, आया समझ में। ये लाइन वहाँ पर लिख लेना अच्छे से कि याद रखना
कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमेशा किसी भी सॉल्यूशन का चाहे जैसे भी बनाओ कुछ भी करोगे ये चीज़ तो वहाँ पर फिक्स होगी। हाँ, आपको दिक्कत तभी हो सकती है कि जब वहाँ पर जो भी हम क्या करते हैं कंपोनेंट, जैसे दो कंपोनेंट, शुगर कंपोनेंट था एक वाटर था, अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तब दिक्कत नहीं है। अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा है उसी को टिक कर दो, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उनके फिजिकल स्टेट डिफरेंट है और सॉल्यूशन बन रहा है, हमसे पूछा जाए भाई वहाँ पर बताओ कौन सॉल्वेंट है, तो हो सकता है कि कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा कंपोनेंट जिसकी अमाउंट कम हो लेकिन उसी से ही फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट मैच कर रही है, तो कुछ भी हो आपको उसी को ही सॉल्वेंट कहना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है केवल 40% वाटर यूज किया गया है लेकिन उसके बावजूद भी ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ये 60% होते हुए भी सोल्यूट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट इसी से मैच कर रही है। तो आप बताओगे इसका मतलब यही सॉल्वेंट है, भले ये अमाउंट उसका थोड़ा सा कम है। आप समझ रहे? तो चलिए और देखते हैं और क्या आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए चैप्टर को पढ़ने के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, फिर से यहाँ पर ए, अब ए भी नहीं, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ले रहे ना। मान लेते हैं हम 10 ml अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल, और क्या करते हैं यहाँ पर 20 ml वाटर। अब बताओ अल्कोहल कैसा है? लिक्विड। वाटर कैसा है? लिक्विड। और फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या होगा? वो भी तो लिक्विड होगा। बताओ भाई, फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा वो भी क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है। तो अब बताओगे यहाँ पर इसका मतलब ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड और फाइनल सोल्यूशन भी लिक्विड। अब इस कंडीशन से पूछा जाए बताओ सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो हम क्या बताएंगे? जिसकी अमाउंट ज़्यादा, ये 20 ml है जबकि केवल 10 ml है, तो बताओगे इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा क्या करेगा? यहाँ पर आपका सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये किसकी तरह काम करेगा बताओगे? सॉल्यूट। ये चीज़ हो जाती है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ा जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर जो लिखा गया मैं आपको ऐसा रेड करा देता हूँ। मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई। कह रहे कि जनरली ज़्यादातर केसेस में द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट, कम मात्रा में जो होते हैं, देन अदर कंपोनेंट, और सॉल्यूशन के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। फिर नेक्स्ट कहता है जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट ग्रेटर अमाउंट्स देन ऑल अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन जो मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर कोई ध्यान देगा। कहता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है? हमेशा सेम होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा गया इन सिरप, जो कि एक लिक्विड सोल्यूशन होता है, कंटेनिंग 60% शुगर जो कि सॉलिड है, 40% वाटर जो कि लिक्विड है, और यहाँ पर वाटर ही क्या हो जाता है? आपका सॉल्वेंट निकल करके आता है। फिर नेक्स्ट आपको एग्जांपल में कहता है कि अगर हम बात करते हैं इन अ सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल, एक एल्कोहल का सोल्यूशन लेते हैं हम लोग वहाँ पर, ठीक है, बताया गया एल्कोहल एंड वाटर का सोल्यूशन है, हैविंग 10 ml वहाँ पर एल्कोहल यूज़ किया गया, 20 ml वाटर, और यहाँ पर क्या बताओगे? वाटर आपका सॉल्वेंट है और एल्कोहल क्या हो जाता है? सोल्यूट हो जाता है। ये तो आपको क्लियर हुआ, सोल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अब हमको यहाँ पर देखना है कि अगर कोई सोल्यूशन बन ही चुका है, ठीक है, वो सोल्यूशन हल्का सोल्यूशन है, ठीक है, या फिर गाढ़ा सोल्यूशन है, इस बात को बताने के लिए हम उसकी कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। अगर कोई सोल्यूशन क्या हो जाता है? हल्का सोल्यूशन है, तो हम उसको कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन निकल गया, और अगर बहुत गाढ़ा है तो इसको कहते हैं कंसंट्रेट, ठीक है, ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन रियल में क्या हो जाता है कि ये एक दूसरे से कंपेयर में कर करके बताया जाता है, एक दूसरे से कंपेयर करते तब बताते हैं कौन कंसंट्रेशन है, कौन डाइल्यूट है। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं ले लूँ और आपसे कहूँ कि हम 1 लीटर वाटर लेते हैं, उसमें 100 ग्राम चीनी डाल देते हैं, और आपसे पूछा जाए बताओ ये सोल्यूशन कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट? अब बताओ क्या करोगे? हो सकता है जिसको मीठा कम पसंद होगा वो तो कहेगा मुझे तो कंसंट्रेट लग रहा है, मुझे ज़्यादा मीठा लग रहा है तो बहुत कंसंट्रेट है। अच्छा, जिसको मीठा ज़्यादा पसंद है वो बोलेगा नहीं ये तो बहुत डाइल्यूट, बहुत फीका सोल्यूशन है, इसमें और चीनी डालो, है कि नहीं? लेकिन आपको पता है अभी अगर रियल में देखा जाए तो हम बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, एक फिर से सोल्यूशन बनाते हैं, उसी के बगल में रखते हैं, 1 लीटर पानी में आप 150 ग्राम चीनी डाल देते। पहले वाले में कितना डाल लेते? केवल 100 ग्राम, अब 150 ग्राम चीनी डाल देते। अब अगर हमसे पूछा जाए बताओ पहला सोल्यूशन डाइल्यूट था कि दूसरा, अब आप क्लियर हो जाओगे, कहोगे नहीं पहला वाला क्या हो जाता है वो कम गाढ़ा था मतलब वो डाइल्यूट है, दूसरा वाला कंसंट्रेट।
तो हमेशा डाइल्यूट और कंसंट्रेशन एक दूसरे से कंपेरिजन में बताया जाता है। जब हम कंपेयर करते हैं भाई, उसमें कंपेरिजन करते हैं तब बताते हैं हाँ इसके रेस्पेक्ट में ये कंसंट्रेट है, ये डाइल्यूट है। लेकिन वैसे नॉर्मली अगर कभी बोला जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन इस चैप्टर में आएगा, तो याद रखना वहाँ पर यह है कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है वहाँ पर, तो उसको ऐसे नॉर्मली हम डाइल्यूट बोल देते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, उसको कंसंट्रेट बोल दिया जाता है। चलो यहाँ पर बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, ठीक है। और उसमें क्या हो जाता है, एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, दूसरा क्या हो जाता है वहाँ पर कंसंट्रेट। तो डाइल्यूट सोल्यूशन की बात आती है, कहता है सोल्यूशन इन विच रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। और कंसंट्रेट सोल्यूशन की बात आती है, अ सोल्यूशन इन विच रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, एक अच्छी खासी मात्रा में वहाँ पर सोल्यूट प्रेजेंट हो, सोल्यूट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कंसंट्रेटेड याद रखना। अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ, फिर से सोल्यूशन में आ रहा है। अगर आपने वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा तो वहाँ पर भी सोल्यूशन से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ रिएक्शंस भी हो रही थी, काफ़ी चीज़ें चल रही थी यहाँ पर। तो वहाँ पर भी मैंने कुछ कंसंट्रेशन के टर्म आपको बताया था। और पता है यहाँ पर भी क्वेश्चन की, अब यहाँ पर चैप्टर में जैसे हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ कंसंट्रेशन के टर्म से ही बताऊँगा, और लगभग काफ़ी कंसंट्रेशन के टर्म आपको यहाँ पर मिलेंगे। कुछ तो आपको जो वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ा है वो मिलेंगे, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर मैंने बता दिया। जो नहीं देखा होगा तो जाकर के वॉल्यूमेट्रिक देखे, वहाँ पर वो देख सकता है, समझ सकता है। लेकिन हाँ कुछ नए यहाँ पर टर्म आपको मिलेंगे, उस पर हम लोग अच्छे से फोकस करने वाले। चलो इसी कंसंट्रेशन में हम लोग बात करने वाले यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में ही एक टर्म आता है, नाम है उसका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन है क्या? ये कंसंट्रेशन को बताने का तरीका है। अगर आपने वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा होगा तो वहां पर भी हमने ऐसे बहुत सारे कंसंट्रेशन को बताने के तरीके पढ़े। मैंने कहा सबके तरीके अपने अपने। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था वहां पर कि जैसे टॉपर को बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टॉपर तो टॉपर। वैसे कोई कहता है कि केमिस्ट्री का टॉपर ये है, केमिस्ट्री में सबसे अच्छे मार्क्स इसके आए हैं, फिजिक्स में किसी और का है, बायोलॉजी में किसी और का, मैथ में किसी और का है, अच्छा ओवरऑल देखा गया तो किसी और का है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाता है हर कोई टॉपर को बता रहे। वैसे यहाँ पर हर कोई जितने कंसंट्रेशन के टर्म्स है वो अपनी तरफ से कंसंट्रेशन को बताने का ही काम करते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में एक आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर मोल से जुड़ा हुआ कोई कंसंट्रेशन का टर्म बताएगा। अब यहाँ पर मान लेना कि इसको समझना है तो हमें क्या करना है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर दो टर्म लेके चलूं क्योंकि मैंने कहा हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पे ही फोकस करेंगे। ऐसे सॉल्यूशन पे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जहाँ पर केवल दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है और दूसरा वाला सॉल्वेंट है। वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को अपना अप्लाई करते हैं और सारी चीज़ें जो भी सॉल्यूशन में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सब समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर ए नाम का एक कंपोनेंट और एक बी नाम का कंपोनेंट। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जहाँ कहीं पर भी पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल लूंगा, अगर ए कहता हूँ तो याद रखना वहाँ पर वो सोल्यूट होगा और बी जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में भी या फिर क्वेश्चन में भी यही करोगे। क्वेश्चन में हो सकता है इसको सॉल्यूट बोल दे, बी वाले को ए वाले को सॉल्वेंट बोल दे, ठीक, वो क्वेश्चन की बात है। लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक चीज़ मैं मान के चलूंगा, ए का मतलब हम लोग यहाँ पर सोल्यूट और बी मतलब सॉल्वेंट मान करके चलेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें समझने में हमको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके ऐसे, ठीक है, ये सोल्यूशन बनाया, इसमें ए वाला कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और बी वाला कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। अब मान लेते हैं कि सोल्यूशन के अंदर ए के जो वेट हैं वो कितने हैं, डब्ल्यू है, और वी के जो वेट हैं वो कितने हैं, इनके वेट। जाहिर सी बात है इनके अमाउंट्स को डाला तो इनके वेट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इनका डब्ल्यू ए वेट है, उनका डब्ल्यू बी। अब सवाल लेते हैं क्या वेट से हमने कोई कहीं पर सीखा है, क्या मोल वगैरह निकाला जा सकता है? आप बताओगे हाँ, हम बता सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, वेट को उसी के मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो उस कंपोनेंट का क्या निकल जाएगा, मास। तो अब बताओगे मोल। जाहिर सी बात है जब जितना भी मास हमको पता है यहाँ पर सोल्यूशन में प्रेजेंट है इसका ए का, उसी के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं भाई हम यहाँ पर जान गए कि आखिर ए का कितना मोल डिसॉल्व है वहाँ पर। ऐसे ही सेम अगर बी का हमसे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, बी का जितना भी मास है फिर बी का जो मोलर मास होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर देंगे तो हमें बी का भी मोल पता चल जाएगा कि आखिर बी के कितने मोल वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है।
तो ये तो मैंने आपके एक सेटअप बनाया, अभी हम एक सेटअप बना चुके हैं जिससे कि हम मोल फ्रैक्शन को समझ पाए। अब मोल फ्रैक्शन क्या बोलता है? मोल फ्रैक्शन कहता है कि भाई जिसका भी मोल फ्रैक्शन देखना है तो सिंपल सी लाइन है, उसके मोल अपान सॉल्यूशन के टोटल। तो याद रखना मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही हो जाएगा। अगर हम किसी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन को देखने वाले हैं, हम एक एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन देखने वाले हैं, ठीक है, उसके मोल ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मोल हमें देखना है, ठीक है, अपान टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में? बस यही है सिंपल सा कंसंट्रेशन बताने का टर्म्स। मतलब अगर बोले बेसिक से कितना मोल है उसका अपान टोटल के मोल। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है? कहता है मैं भी कंसंट्रेशन बताऊंगा लेकिन अपने तरीके से, मैं मोल से ही बताऊंगा। यहाँ पर इनका बताने का तरीका है कितना मोल है उसका, जिसका मोल फ्रैक्शन देखना चाहते हो उसका, अपान टोटल का मोल फ्रैक्शन। जब हम ऐसा कर देते हैं तो आपको वहां पर पता चल जाता है उसका मोल फ्रैक्शन। जैसे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना था, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से दिखाएंगे, यहाँ पर कैपिटल एक्स से ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर जब मोल फ्रैक्शन को देखते हैं तो हम कहेंगे कितना मोल है, मतलब ए के मोल अपान सोल्यूशन के टोटल मोल। अब तो सोल्यूशन में कौन कौन है? ए है तो ए का मोल होगा, बी है तो बी के मोल होंगे। हम क्या करते हैं, टोटल मोल मतलब दोनों के मोल का सम कर देते हैं। ऐसे ही सेम अगर हमसे पूछा जाए तो क्या बी का भी मोल फ्रैक्शन बता सकते हो? बताओ, अब तो कॉन्सेप्ट हम सीख ही चुके हैं। अब बताओ कि बी का पूछा जा रहा है तो बी के मोल अपान सोल्यूशन के टोटल मोल, और टोटल मोल मतलब ए और बी दोनों के मोल। यहां पर मैं दो कंपोनेंट लेके चला, अगर कल को सी वाला भी होता तो वहां पर क्या करते हैं, उसके मोल अपान सोल्यूशन के टोटल मोल। टोटल मोल मतलब ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल। तो टोटल में आपको सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वहां पर मैं तो कहा कि आपको बाइनरी सोल्यूशन पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर और भी कंपोनेंट्स हैं तो सबके मोल को जोड़ देना है, ठीक है। और एक चीज यहां पर बड़ी खास बात है, अगर आप कैलकुलेट करके कभी भी देखेंगे तो यहां पर चाहे ए का मोल फ्रैक्शन हो चाहे बी का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर यहां पर दो ही लोग या फिर दो से ज्यादा लोग हों, तो जितने भी कंपोनेंट है अगर सभी के मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके उनके मोल फ्रैक्शन को आपस में जोड़ दोगे सभी कंपोनेंट का, तो याद रखना उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी, ठीक है। दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा, ये बात याद रखना। ना तो 1 से ज्यादा आएगा ना तो 1 से कम आएगा, दोनों का सम मैं बोल रहा हूँ, किसी एक कंपोनेंट की बात नहीं करो, दोनों का सम हमेशा 1 ही आएगा। और ये बहुत हेल्प करता है आगे हम लोग की न्यूमेरिकल्स करने में। अच्छा बताओ, अगर दो लोग मिल करके 1 के बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या समझ में आता है, किसी भी एक कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, अकेले एक तो हो ही नहीं सकती, जब दो लोग मिलकर के 1 बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि किसी भी एक कंपोनेंट के हिस्से में 0 से ज़्यादा और 1 से कम वैल्यू आएगी, ठीक है। एक्स ए पूछा जाए तो आप बताओ कि उसकी वैल्यू जो कुछ भी आएगी, इतना तो पता है 1 से कम और 0 से ज़्यादा। ऐसे एक्स भी पूछा जाए वो भी 1 से कम और 0 से ज़्यादा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेकर के अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मान लेता हूँ ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं? 0.25 है कि नहीं? तो क्या आप बता सकते हो बी के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे जब दोनों का सम कितना है? 1। जब एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता चल जाए और दूसरे का पूछा जाए तो 1 में से घटा दो। 1 माइनस आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ए का मोल फ्रैक्शन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर 1 माइनस आप बताओगे 0.25 और कितना आ जाएगा? 0.75। जाहिर सी बात है दो लोग मिल करके 1 के बराबर हुए हैं तो आप ऐसे भी यहाँ पर चाहे इसको सॉल्व करें या फिर कह सकते हैं जब यहाँ पर 1 ने इतना ले लिया 1 का बचा हुआ हिस्सा, अब जो भी बचा होगा 1 के हिस्से में आप बताओगे वो बी वाले को मिलेगा। इसलिए ये यूज़ होता रहता है, आपको हमेशा ध्यान देना। तो क्या सीखा आपने? मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है किसी भी सोल्यूशन में? मोल फ्रैक्शन हम पूरे सोल्यूशन का नहीं, एक एक कंपोनेंट का बताते हैं, एक एक कंपोनेंट का बताते हैं, ठीक है। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए उसके मोल अपान सोल्यूशन के टोटल मोल कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। और अगली चीज़ क्या सिखाया आपको? हमेशा मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 ही होगा, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम। इस बात का भी आपको ध्यान देना। इससे ये भी साबित हो जाता मतलब किसी के हिस्से में ना तो पूरा का पूरा 1 मिलेगा और ना तो वो 0 होंगे। इसका मतलब वो 1 और अगर सोल्यूशन होगा तो, ठीक है, 1 से ज़्यादा कंपोनेंट है, सोल्यूशन बना तब मैं बात कर रहा हूँ। तो बताओ कि किसी एक के हिस्से में जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से कम लेकिन 0 से ज़्यादा आएगी। वही मैंने आपको यहाँ पर बताया। अच्छा, अगर हमसे एक टर्म्स और चलता है, कहता है मोल
परसेंटेज, ठीक है। अगर आप बताओ मोल परसेंटेज की बात आती है, मोल परसेंटेज, तो मोल परसेंटेज बराबर हम क्या बोल सकते हैं? एक सिंपल सी लाइन, देखो आपको पता है जब भी परसेंटेज की बात आती है, सिंपल सा कोई ऐसा मोल परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, कुछ भी परसेंटेज आ जाए तो सिंपल सा मतलब कितना है अपान कितने में इंटू 100। अब मोल परसेंटेज में ना मोल की बात आ रही है, जैसे मान लेते हैं मोल परसेंटेज किसी का पूछा जाए, उसका मोल जैसे ए का पूछा जाए, मोल परसेंटेज ऑफ ए, तो एक सिंपल सी लाइन, ए के मोल मतलब कितना मोल है अपान टोटल मोल कितने होंगे सोल्यूशन में, Na प्लस NB इनटू क्या हो जाता है 100। परसेंटेज को तो यही होता है, ये जिसने एक बार देख लिया समझ लिया, उसके बाद कुछ भी परसेंटेज कहीं पर है उसको पता चल जाएगा उसका मतलब क्या, कितना है अपान टोटल इंटू 100। तो अच्छा बताओ, ये जो भी मैंने आपको बताया उसका मोल अपान टोटल मोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद क्या हो जाता है इंटू 100। तो कहने का मतलब कि अगर मोल फ्रैक्शन में हम 100 से, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर जो टर्म्स निकल के आता है उसको कहते हैं मोल परसेंटेज। क्या बोलते हैं उसको, मोल परसेंटेज कह सकते हैं, मतलब कितना मोल है अपान टोटल मोल इंटू 100 ऐसे बोले, या फिर इतने को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल फ्रैक्शन इंटू 100 करके बोल सकते हैं, ये मोल परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन की जो बात अभी मैंने आपको सिखाई, ठीक है, वो था सॉल्यूशन में। कहाँ पर था, सॉल्यूशन फेज में। एक होता वेपर या फिर गैसियस फेज का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक एग्जांपल, ध्यान से समझना हर कोई, एक मैंने ऐसा क्लोज कंटेनर लिया है, ठीक है, और इसमें गैसेस भरी गई। कौन है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर गैसेस है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं गैसेस। यहाँ पर ए नाम की भी गैस है, बी नाम की भी गैस और सी नाम की भी गैस है। और आपको पता है जब किसी मिक्सचर में एक से ज़्यादा गैसेस होते हैं आपस में मिल करके वहाँ पर मिले हुए हैं, तो अब उनके प्रेशर को बताने के लिए अब ए के द्वारा जो इस कंटेनर पर, क्योंकि अब ए वाला गैस भी इस कंटेनर पे टकरा रहा है, बी वाला भी टकरा रहा है, सी वाला भी टकरा रहा है, हर कोई टकरा के क्या करेगा, प्रेशर ही तो डेवलप करेगा, ऐसे ही तो होगा। तो ए के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसको मान लेता हूँ PA। ऐसे बी जो प्रेशर इस कंटेनर के अंदर डेवलप कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं PB, क्योंकि गैस है तो वो प्रेशर डेवलप करेगा। ऐसे अगर C है तो C के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको PC कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म चलता है, ये जो मैंने यहाँ पर कहा प्रेशर ऑफ ए नहीं, इसके अच्छा नाम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, पता क्या कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसको अगर बोलना कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। ऐसे बी का मतलब क्या, पीबी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और पीसी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो ये जो टर्म यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, तो कहा जाता है जब एक मिक्सचर होता है ना, तो उसमें एक हम कहते हैं कि इनके द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है, इनके द्वारा और इनके द्वारा, उसको हम ऐसा टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं उसके लिए, पार्शियल प्रेशर बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये सब बोला जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये मान लेते हैं इनके पार्शियल प्रेशर है, तो इनके द्वारा अगर पूछा जाए, इस कंटेनर से अगर पूछा जाए भाई बताओ तुम्हारे ऊपर टोटल कितना प्रेशर लग रहा है, तो क्या बताएगा, कहेगा तुम खुद देख लो, ए भी प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, बी भी प्रेशर लगा रहा है और सी भी प्रेशर लगा रहा है, तो इस सबके प्रेशर को जोड़ लो और आपको पता चल जाएगा कि टोटल प्रेशर मेरे ऊपर कितना लग रहा है, यही तो होगा। तो अगर हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं कंटेनर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, सभी के प्रेशर को हम जोड़ लेंगे तो इस कंटेनर पे टोटल कितना प्रेशर लग रहा है वो पता चल जाएगा। अब सवाल आता है, हम तो यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे थे, वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पर अमाउंट है वहाँ पर मोल है, तो मोल है तो मोल फ्रैक्शन हो सकता है। लेकिन अभी आपको बताया था जो सोल्यूशन फेज के मोल फ्रैक्शन होते हैं उनको बताने का सिंपल तरीका उसके मोल अपॉन टोटल मोल है। लेकिन वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन होता है तो इसको बताने का एक कॉन्सेप्ट चलता है, याद रखना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बराबर एक कॉन्सेप्ट चलता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, टोटल प्रेशर, ये चलता है कॉन्सेप्ट। तो जैसे पार्शियल प्रेशर पी ए बराबर अगर लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, पी ए बराबर मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ए का हम इसको एक्स से लिख देते हैं, इंटू टोटल प्रेशर को हम पी टी मान लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर वेपर फेज की बात हो रही है, कोई लिक्विड सोल्यूशन की बात नहीं हो रही, तो एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये बराबर अगर बोलना चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो आप बताओगे एक पी ए अपान पी टी, ऐसे तो बोल सकते हैं। अगर पी ए बराबर, क्योंकि मैंने कहा पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है,
तो पी ए बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। तो अगर एक्स ए की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा जाए मतलब ये, तो पी ए अपान पी टी। अच्छा पी ए है क्या, पी, अब बताओगे ए के द्वारा लगने वाला प्रेशर, और पी टी क्या है, टोटल प्रेशर। ऐसे अगर हमसे पूछा जाए बताओ भाई एक्स बी क्या होगा, तो सिंपल सा इसी रूप में उसको बताएंगे। तो यहाँ पर कहेंगे बी के द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर। ऐसे अगर पूछा जाए तो ये बताओ तो एक्स सी क्या होगा, सी के मोल फ्रैक्शन इस वेपर फेज में या फिर गैसियस फेज में। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई, उनके द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर। तो वेपर फेज या फिर गैसियस फेज में अगर गैसियस मिक्सचर है कोई, वहां पर मोल फ्रैक्शन को बताने का सिंपल सा तरीका हम प्रेशर की मदद से बताएंगे। और प्रेशर की मदद से बताने का मतलब क्या, उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर। जैसे ए का मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा जा रहा है कहाँ पर, इस वेपर फेज में, गैसियस फेज में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वो लिक्विड फेज था, वो लिक्विड सोल्यूशन कोई था या फिर सोल्यूशन था वहां पर। तो आप बताओगे यहाँ पर इसके द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर। तो जब हम यहाँ पर वेपर फेज या फिर गैसियस फेज में बताएंगे तो सिंपल सा तरीका, जिसका भी पूछा जाए उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर करके सबको बता सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने 3 कंपोनेंट उठा लिए, ए बी सी। तो याद रखना यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही लगता है, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं पता है, वहाँ पर सम कितना निकल के आएगा ऊपर। तो यहाँ पर भी 3 कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1, 4 होते तो चारों का सम 1 हो जाता, ठीक है। सबके वैल्यू मतलब के हिस्से में ऐसी वैल्यू आती है कि सबका हम जोड़ते हैं वहाँ पर वैल्यू, तो आपको 1 ही आता है। अगर 2 ही कंपोनेंट होते तब भी वहाँ पर क्या होता है, तब 2 कंपोनेंट का सम 1 आता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक टर्म चल रहे हैं यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर मैंने आपको वही बताया, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर। जब ए का मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है, वेपर फेज की बात हो रही है, तो ए के द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर। ऐसे बी का पूछा जाता है तो बी के द्वारा लगने वाला जो पार्शियल प्रेशर था अपान टोटल प्रेशर। ऐसे सी के लिए भी बोल सकते हैं, एक्स सी पूछा जाए तो सी के द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर। समझ में, ऐसे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में पूछा गया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कंसंट्रेशन का और टर्म बताता हूँ, फिर वापस आके उस क्वेश्चन को बताऊंगा। वैसे तो आप कर सकते हो उसको, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के आखिरी लेक्चर में मैंने आपको वहाँ पर बताया था मोलैलिटी एक कंसंट्रेशन का टर्म्स है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसको हम कैसे बोलते थे, कैसे समझते थे। चलिए यहाँ पर मैं आपको कंसंट्रेशन का अगला टर्म जो है यहाँ पर मोलैलिटी, ठीक है, स्मॉल एम, उसको फिर से एक बार समझाता हूँ। मैंने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ होगा वहाँ की तुलना में। अगर आपको याद हो तो आप खुद सोचो कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, और याद रहे ये सॉल्यूशन में आपको पता है क्या होगा, 1 kg का क्या होगा, 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्या होगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा। और इसमें क्या प्रेजेंट होगा पता है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर सोल्यूट के मोल, ठीक है। मैंने कहा था उस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होंगे, सोल्यूट के मोल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो डेफिनेशन आपको ऐसे बताया था कि 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वही उसका कहलाता है मोलैलिटी, और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज समझ में। तो ये आप देखो एक बार फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, या फिर 1 किलोग्राम ना बोल कर 1000 ग्राम सॉल्वेंट बोल सकते हैं, इज नोन एज अ मोलैलिटी। और मोलैलिटी का मैंने आपको वहां पर फॉर्मूला बताया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, स्मॉल एम बराबर, आप बताओगे, मोल ऑफ सोल्यूट अपान क्या था बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में, ठीक है। ये तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं एन अपान डब्लू, है कि नहीं, ये तो लिख सकते हैं। अच्छा एन को और ओपन करें, एन क्या है, मोल, मोल को करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर अब हम जानते हैं ना ए और बी, ए क्या होता है सोल्यूट और बी क्या हो जाता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर इस सोल्यूट का मोल का मतलब एक एन ए, और यहाँ पर सॉल्वेंट का मोल मतलब मास मतलब डब्ल्यू बी। तो इसको लिख सकते हैं, मोल को ओपन करें सोल्यूट का, डब्ल्यू ए अपान एम ए, एम क्या है मॉलिक्यूलर वेट, अपान डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी आपको याद रहे यहाँ पर किस में रखना है, किलोग्राम। और अगर कभी यहाँ पर ये मास आपको किस में मिल जाए, ग्राम में, तो आप क्या करोगे,
डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी, और ये किस में हो गया, ग्राम में। तो मोलैलिटी का ये भी फॉर्मूला याद रखना। ग्राम में आ गया तो आपको पता है इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो स्मॉल एम मोलैलिटी बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 अपन एम ए इंटू डब्ल्यू बी हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पर स्मॉल एम क्या बताता है, बताओगे, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन के बारे में बताता है। चलिए मिटाए इसको यहाँ पर, और यूनिट आप सिंपल सा बता सकते हो यहाँ पर, क्या बताओ, मोल अपान वेट, मतलब मोल की यूनिट क्या है, मोल, और मास का किलोग्राम। तो मोल अपान किलोग्राम मोलैलिटी की यूनिट होती है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा वहाँ पर भी बताया था। अगर फिर से जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम कैसा सेटअप बनाते हैं, वही सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पर मान के चलना, जो ए है वो सोल्यूट है और बी है वो सॉल्वेंट है। तो ए नाम का सोल्यूट है और बी नाम का सॉल्वेंट है, ऐसे ही। और अगर डब्ल्यू ए पूछा जाए, मान लेते हैं सोल्यूट का मास है, डब्ल्यू भी क्या है, सॉल्वेंट का मास है। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया मोलैलिटी बराबर एन अपान डब्ल्यू। तो ए किसका है, एन किसका है, ए का, और डब्ल्यू किसका है, बी का, यही तो बताया। तो फॉर्मूला जो बनके तैयार हो जाता है डब्ल्यू इंटू 1000 अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी, जो भी ऊपर बताया। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हर कोई हमेशा याद रखेगा क्या होगा। आपको पता है जब मोलैलिटी का क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या करते हैं ज़्यादातर केसेस में, आपको मास सोल्यूट का दे देते हैं, और बचता है दूसरा कौन, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और वो लगभग अगर कह देते हैं एसिडिक एसिड है, यूरिया है, ग्लूकोज है, कुछ भी बोल देते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि इसका इतना होगा। फंसता मैटर कहीं ना कहीं जाकर के डब्ल्यू बी के ऊपर। डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वहीं पर कहीं ना कहीं ये मैटर जाकर के फंसता है। अब सवाल आता है हम करें क्या, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो हिंट देना ही पड़ेगा भाई उसको क्वेश्चन में, तभी तो निकाल सकते हैं। तो हो सकता है पूरे सोल्यूशन का मास दे दिया, लेकिन आपको पूरे सोल्यूशन का मास थोड़ी, किसका, केवल किसका रखना है, वहाँ पर सोल्यूट का मास रखना है, सॉल्वेंट का मास रखना है, या डब्ल्यू भी किसका है, सॉल्वेंट का मास है, तो उसको रखना है। तो हम क्या करेंगे, तो अगर पूरे सोल्यूशन का मास दे दिया जाए, ठीक है, और सोल्यूट का मास तो दिया ही है, और हमें वहाँ पर सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो हमें पता है कि पूरा सोल्यूशन किससे मिलकर के बना, पूरा सोल्यूशन बताओ, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सोल्यूशन का मास मतलब किसका मास, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट मास। सोल्यूशन में यही दो लोग हैं, इन दोनों के मास को जोड़ लिया, मतलब कि सोल्यूशन का मास बन गया। और वही अगर हमसे पूछा जाए, यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं क्या, डब्ल्यू बी, इसको कह रहे हैं डब्ल्यू ए। अगर हमसे डब्ल्यू बी पूछा जाता, बताओ क्या करोगे। अब अगर डब्ल्यू बी पूछा गया तो हम क्या करेंगे भाई, कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें से क्या घटा देंगे, मास ऑफ सोल्यूट, मतलब डब्ल्यू ए को घटा देंगे, बन गया काम, ठीक है। तो अगर वो हमें नहीं देते हैं सॉल्वेंट का डायरेक्ट मास, अगर पूरे सोल्यूशन का दे दे और सोल्यूट का दे दे, तब भी कोई कठिन चीज़ थोड़ी ना। पूरे सोल्यूशन में सोल्यूट को घटा दिया, जो भी बचा होगा किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर बात आती है मास ऑफ सोल्यूशन को और क्या तरीके से वो निकलवा सकते हो सकता है आपको वहाँ पर, ठीक है, सोल्यूशन का भी मास नहीं दिया, सोल्यूट का मास दे दिया, पूरे सोल्यूशन का भी मास नहीं दिया, कहा अब पता करो। लेकिन उन्होंने एक हिंट फिर से दे दिया आपको, पता है क्या, सोल्यूशन की डेंसिटी दे दी और वॉल्यूम दे दिया। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसी को पता होना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन, फिर मास बराबर, ये आप सब जानते होंगे, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब हम ये कब यूज़ करेंगे, जब आपको सोल्यूशन का मास ना दिया हो, केवल सोल्यूट का मास दिया हो, तब भी हमें ज़रूरत है वहाँ पर डब्ल्यू बी की। तो अब वहाँ पर सोल्यूशन का मास ना दे कोई बात नहीं, लेकिन सोल्यूशन के लिए हमको क्या दे दे, उसकी वॉल्यूम और उसका डेंसिटी, तब भी हम सोल्यूशन का मास निकाल लेंगे। और जब सोल्यूशन का मास आ गया, उस मास में से सोल्यूट का मास घटा करके आसानी से बता सकते हैं वहाँ पर सॉल्वेंट का मास कितना होगा। आज समझे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन बराबर कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर ml, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ वहाँ पर रखते हैं। तो याद रहे जो वॉल्यूम की यूनिट है उसी यूनिट में आपको डेंसिटी वाला यूनिट भी, क्योंकि यहाँ पर ml है तो यहाँ पर डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml में रखना है, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ तो अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्यूशन का मास निकल के चला आता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। चलो अब हम यहाँ पर पहले क्वेश्चंस करते हैं। मैंने एक ऊपर क्वेश्चन आपको छुड़वाया था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बताइए क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन है, हर कोई इसको ट्राई करो। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1,
कह रहा 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेथाइल अल्कोहल CH3OH इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मेथाइल अल्कोहल इन सोल्यूशन। बताओ आपको क्या दे रहा है यहाँ पर 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन है और यहाँ पर कह रहा है मेथाइल अल्कोहल जो कि सोल्यूट का काम कर रहा है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। याद रखना जब कभी भी किसी सोल्यूशन में एक्वस आ जाए इसका मतलब वहाँ पर कौन है, वाटर। सॉल्वेंट कौन है वहाँ पर, वाटर है। तो अब यहाँ पर अब सवाल आता है कैसे लगाएं। यहाँ पर केवल एक डाटा दिया है वो मोलैलिटी का स्मॉल m और उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे मोल फ्रैक्शन बताओ। तो अब क्या करें यहाँ पर, आपको पता है कि मोलैलिटी की सही डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। अच्छा अगर कोई बोल दे कि भाई हमने एक सोल्यूशन बनाया है उसमें सॉल्वेंट 1 किलोग्राम तो है लेकिन सोल्यूट के केवल 2 मोल प्रेजेंट है, तो आप क्या बताओगे उस सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी, 2 मोलर सोल्यूशन। किसी ने कहा कि हमने 1000 ग्राम का सोल्यूशन लिया, सॉल्वेंट लिया और उसमें सोल्यूट के केवल 1 मोल प्रेजेंट है, तब बताओ तुम्हारा 1 मोलर सोल्यूशन है। ऐसे ही अगर किसी ने कहा कि भाई 5.2 मोलर सोल्यूशन है तो अब इसी को ध्यान देना 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन है किसका, अब बताओ कि यहाँ पर मेथाइल अल्कोहल का CH3OH का। अब इसी लाइन को अगर आपने ओपन कर लिया आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी मोल फ्रैक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शन अगर हमें मेथाइल अल्कोहल का चाहिए, मेथाइल अल्कोहल मतलब Ma जिसका मोल फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था बताओ, उसके मोल मेथाइल अल्कोहल के मोल अपान टोटल मोल। टोटल में कौन आएगा, मेथाइल अल्कोहल और दूसरा कौन है उस सोल्यूशन में, वाटर ही तो है, ठीक है ऐसा। तो यही करना है हमें। तो अब इस लाइन को ओपन करो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं भाई 5.2 मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है, मेथाइल अल्कोहल। आप बताओगे प्रेजेंट इन, बताओ ये मोलल का मतलब कितने सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, आया समझ में। और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो ये बोलना चाहता है, इतनी छोटी सी लाइन में हमने ये चीज़ें लिख ली जिससे हमें मेथाइल अल्कोहल का मोल पता चल गया। बोले तो हम A, मैंने कहा था सोल्यूट को हम क्या बोलेंगे A, कितना आ जाता है 5.2। लेकिन सवाल आता है सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे, क्योंकि हमें सोल्यूट का मास जिसका पूछा उसका मोल अपान टोटल मोल रखना होता है। तो देखो अगर हम यहाँ पर 5.2 मोल कह रहे हैं भाई 1000 ग्राम में है, तो 1000 ग्राम जब बोला गया तो इसका मतलब सॉल्वेंट का मास भी तो आ गया। अब सवाल आता है कि आप मास दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप मोल निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। बताओ मास अपान मोलर मास, और वाटर का बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 या फिर मोलर मास। तो मास है 1000, 18 से डिवाइड किया, हर किसी को पता है यहाँ पर करेंगे तो 55.55 आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब ये तो हमने दोनों के मोल बना लिए ना। अब मोल फ्रैक्शन मतलब ए का मतलब मेथाइल अल्कोहल का पूछा जा रहा है, तो उसके मोल कितने हैं 5.2 और टोटल के मोल में मतलब क्या, फिर से इसके 5.2 प्लस दूसरा कौन है वाटर 55.55। जब इसको सॉल्व करते हैं ये 5.2 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम जब ऐड करते हैं बताओ, ये 5 ये 7 ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 60 हो जाता है ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे 5.2 अपन 60.75, तो अब इसको सॉल्व करते हैं 0.086 आ जाता है। आया समझ में। इसको मैंने आपको छुड़वाया था, मैंने कहा मोलैलिटी आपको पढ़ा देता हूँ, उसका तब बता दो। अगर मोलैलिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको आ गया समझ में, तो इस लाइन को आप ओपन कर सकते थे। इसका मतलब 1000 ग्राम में सोल्यूट के इतने मोल है, और सोल्यूट कौन है, मेथाइल अल्कोहल, मतलब मेथाइल अल्कोहल का मोल ये है। अब फंसता है कौन सा, सॉल्वेंट का मोल। तो हमने जब 1000 ग्राम मान लिया है, कहा कि उसके अंदर इतने मोल हैं, तो अगर इतने मोल में इसका ले रहा हूँ, इसका मतलब वहाँ पर वाटर का सॉल्वेंट का मास कितना है 1000 ग्राम, तो उसका भी हम मोल निकाल लेते हैं, कितना निकल जाता है 55.55। फिर इसके बाद अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं मोल फ्रैक्शन को, जो भी सिखाया आपको आ जाता है। चलिए इसको हटाएं। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा आता है, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर यहाँ पर देखिए। इसको सॉल्व करें। कहता है द मोलैलिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन विच 0.010 ग्राम ऑफ यूरिया क्या है NH2 का होल 2CO इज एडेड टू
0.30 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट एसटीपी इज। तो क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बताइए। आपसे पूछा जा रहा है मैं बताओ मोलैलिटी, आपने फॉर्मूला लिख के तैयार किया N/W, Na/W/B, ठीक है। अगर इसको ओपन करें WA/ मोल को, सोल्यूट के मोल को, Ma इंटू WV, और WV किस में होना चाहिए? किलोग्राम। अगर क्वेश्चन में मास हमें सॉल्वेंट का ग्राम में है तब ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब सवाल है क्वेश्चन को देखो हमें मिला क्या है? मोलैलिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन विच इतना ग्राम यूरिया है एडेड किसके अंदर? इतना डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम दिया गया आपको, वाटर, इसका मतलब ये वाटर है, इसका मतलब ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है, और ये कौन है आपका? सोल्यूट है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो अब हमें सोल्यूट मतलब ए का मास पता चल गया, सॉरी ए का मास पता चल गया ना, वहां पर हमें ए का मास हमें पता चल जाता है, और वो कितना आपको दिया गया वहां पर? WA, हम बताओ कि 0.010 ग्राम, ठीक है, इतना, या फिर 0.010 जितना भी बोला वहां पर। तब यहाँ पर अगर बात करते हैं वॉल्यूम किसका? बी का, कितना है? 0.30, ठीक है, इतना डेसीमीटर क्यूब है। और यूरिया आपको पता है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट मतलब Ma अगर हम बताएं तो यहाँ पर कितना आता है? 60। निकालना चाहे तब निकाल सकते। तो क्या पता है? ये पता है, ये पता है, बस फंस रहा है ये। हमें मास चाहिए था सॉल्वेंट का, और इन्होंने सॉल्वेंट का क्या दे दिया हमें? वॉल्यूम दे दिया। तो सवाल है तब मास चाहिए था, वॉल्यूम देके बैठे, बताओ क्या करें? तो अगर आप ध्यान से देखिए सॉल्वेंट है कौन, तो बताओगे सॉल्वेंट तो यहाँ पर वाटर है, तो उसमें क्या। लेकिन अगर और ध्यान दें तो आपको पता चला वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1। तो वाटर की डेंसिटी 1 का मतलब हमें पता है कि मास ऑफ H2O बराबर क्या हो जाता है? हर कोई बताओ, वॉल्यूम ऑफ H2O। इसका मतलब आपको पता है कि जो यहाँ पर इसका मास वॉल्यूम दिया गया वही इसका क्या बन जाएगा? मास बन जाएगा। लेकिन एक टर्म सब किसी को पता होना चाहिए, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर पता है कितना हो जाता है? 1 लीटर, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 0.30 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना? 0.30 लीटर, यही तो होगा। और मैंने आपको बताया था अगर वॉल्यूम की यूनिट लीटर में है तो मास की कौन सी यूनिट में जाएगा? किलोग्राम में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम इन्होंने बताया है 0.30 लीटर, तो इसको अगर हम मास के हिसाब से लिखना चाहें तो मास में क्या लिख देंगे? आप बताओगे 0.30 kg, यही तो लिखोगे, 0.30 किलोग्राम। तो आते हैं इस फॉर्मूले में रखते हैं, सारी चीज़ें बन गई हैं। तो स्मॉल m बराबर WA की जहाँ पर आप कितना रख रहे हैं? 0.01, ठीक है, अपान, और क्या रख रहे हैं? मास सोल्यूट का 60, उसके बाद और क्या रख रहे हैं वहाँ पर? 0.30, उसका क्या हो जाता है? किलोग्राम। किलोग्राम में इसलिए 1000 ऊपर नहीं किया ना। अब बताओ कि 2 अंक के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पर, ये तो हट जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ऊपर 1 बचेगा, जबकि नीचे 6 3 18, बताओगे 1800 बचेगा ना यहाँ पर। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 0 पॉइंट किया तो 10 हुआ, और किया तो 100 हो जाता है, और करते हैं तो यहाँ पर 1000, फिर और करते हैं यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, और अब जा करके 5 इसको व्यवस्थित लिखेंगे 1 2 3 4। अब बताओगे 5.5 इंटू 10 की पावर -4। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आया समझ में इस क्वेश्चन में क्या था? देखो आपको मास सोल्यूट का दिया था, सही है, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। बस यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने थोड़ा सा घुमाया था, वो ये था, उन्होंने क्या किया था, सॉल्वेंट का मास ना दे करके वॉल्यूम दिया था। लेकिन हम जानते थे सॉल्वेंट हमारा जो यहाँ पर है वो वाटर है, और वाटर के केस में जो वॉल्यूम है वही मास है, जो मास है वही वॉल्यूम है। बस यूनिट का ख्याल रखना, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो आप यूनिट मास का कौन सा? किलोग्राम वाला यूज़ करना। अगर वॉल्यूम ml में है तो आप बताओगे मास के कौन सा? ग्राम वाली यूनिट यूज़ करना, ठीक है। आज समझ में? तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़े। कहता है मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। आपसे कह रहा है कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बताओ जब 18 ग्राम ग्लूकोज को, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, 500 ग्राम वाटर, मतलब वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट,
ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट। तो मोलैलिटी पूछा जा रहा है, एम्स में पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर मोलैलिटी हम निकालें तो WA मास किस में है, सोल्यूट सॉल्वेंट का बताओ, ग्राम में, तो हमें 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन MA इंटू WV। बताओ अब वैल्यू सब कुछ बनी बनाई है, रख देना है यहाँ पर। WA की वैल्यू कितनी है, 18 ग्राम है, इंटू 1000 अपन यहाँ पर आप बताओगे कितना, 180, और वॉल्यूम कितना है बताओगे यहाँ पर 500 आ जाता है। तो बताओ यहाँ पर ये कैंसिल होगा, ठीक है। आप बताओगे यहाँ पर 10 आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 0 0 कैंसिल, 1/5, जिसको हम लिखना चाहे कितना बोल सकते हैं, 0.2 मोलल, है कि नहीं, 0.2 मोलल सोल्यूशन आ जाता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था यहाँ पर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो यहाँ पर एक रिलेशन आता है, कहता है कि एक बाइनरी सॉल्यूशन हो जहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। हम दो टर्म अभी कंसंट्रेशन का पढ़ चुके, अगर एक बार फिर से रिमेंबर करो कौन कौन सा था। एक मैंने बताया मोल फ्रैक्शन, कितना मोल है अपॉन टोटल मोल, और दूसरा क्या बताया, मोलैलिटी, ठीक है। तो आप बताओगे कितना मोल है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये तो था 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का डिजोल्व होता है। तो ये दो हम कंसंट्रेशन का टर्म पढ़ चुके हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं, सोचते हैं क्या इनके बीच में कोई रिलेशन बन सकता है। तो रिलेशन बनाने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर बना करके लिखा गया, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, जिसे अगर कभी आप भूलो तो आप खुद से बना सकते हो। अगर मैं कह देता हूँ XA अपान XB, XA कौन है बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, XB कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन लिखें तो क्या, इसके मोल अपान टोटल के मोल, ऐसे B का लिखेंगे तो इसके मोल मतलब B के मोल अपान टोटल मोल। तो टोटल मोल कैंसिल आ जाएगा क्या यहाँ पर, NA अपान NB, ऐसे ही तो हो जाएगा, NA अपान NB। तो NA को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप बताओगे यहाँ पर इसको ओपन करेंगे WA, ठीक है, अपान MA, बताओ ये तो लिखेंगे उसका मास अपान उसका मॉलिक्यूलर वेट। और WNB को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, कहेंगे B का मास अपान उसका मॉलिक्यूलर वेट, और कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर। यहाँ तक पहुँच गए सब कोई भाई, टोटल मोल कैंसिल, तो आ जाएगा NA अपान NB। तो मोल फ्रैक्शन का अगर हम रेशियो लेते हैं तो कंपोनेंट, तो वो क्या हो जाता है, उनके ही मोल के रेशियो के बराबर आता है, आया समझ में। तो अब हम क्या करते हैं, ये टर्म्स आपको दिख रहा है, अगर मैं ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कोई चेंज नहीं आता है फॉर्मूले में। अगर देखें सेम वैल्यू को ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जब मन करे उनको कैंसिल कर दो, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसको करने के बाद हम क्या करते हैं आपको पता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, मोलैलिटी का फॉर्मूला याद करना, मोलैलिटी स्मॉल m का जो भी पढ़ा के आ रहा है वो क्या था, WA और क्या था इंटू 1000, उसके बाद क्या था अपान MA इंटू WB, इतना दिख रहा है आपको ये जो मैंने बनाया यहाँ पर। तो इतने टर्म्स को अगर देखा जाए ऐसा लग रहा है इसको जाना पहचाना लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, ये कोई और नहीं, कौन है इतना टर्म, WA इंटू 1000 अपान M इंटू WB। बताओ ये तो स्मॉल m है, मोलैलिटी, तो इनको हटाकर क्या लिख दिया वहाँ पर, स्मॉल m मोलैलिटी लिख देते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर अब बचा क्या है, MB का मतलब कौन है, M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, और V कौन है, सॉल्वेंट। मैंने कहा था कि B मतलब सॉल्वेंट मान के चलना है इस पूरे चैप्टर में, और A का मतलब सोल्यूट। अपान क्या बचता है यहाँ पर 1000। तो बताओ क्या बन जाएगा फॉर्मूला यहाँ पर, अब बताओ कि यहाँ पर XA अपान XB बराबर M इंटू MB अपान 1000 आ जाता है, ठीक है। वही आप डिराइव भी कर सकते थे या फिर डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर XA अपान XB बराबर मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्वेंट का अपान 1000। ये एक रिलेशन होता है इनके बीच में। अगर कभी मोलैलिटी देकर के मोल फ्रैक्शन पूछे, फिर मोल फ्रैक्शन देकर के मोलैलिटी पूछी जाए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हम जल्दी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा भी गया, ऐसा नहीं, क्वेश्चन पूछा गया तो ये हर किसी को आना चाहिए। चलिए देखते हैं, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, रिलेशन याद होना चाहिए हर किसी को। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, इसको सॉल्व कर देखें इसमें क्या दिया गया और क्या पूछा जा रहा है। क्या गया, इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.25, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। देख रहे हैं, एक एक्वस सोल्यूशन मतलब कौन है, वहां पर वाटर भी मौजूद है। एक्वस का मतलब वाटर एज अ सॉल्वेंट है, और कह रहे हैं कि अगर ग्लूकोज वहां पर उसका मोल फ्रैक्शन इतना है तो बताओ उसकी मोलैलिटी क्या होगी। मतलब आपको पता है XA, A मतलब आप बताओगे
वहाँ पर सोल्यूट, उसका मोल फ्रैक्शन दिया गया 0.25। हर कोई सोच के बताओ, अगर XA का मोल फ्रैक्शन इतना है तो क्या XB का निकाल सकते हो? आपको पता है XA प्लस XB का सम कितना होता है 1। तो अगर यहाँ पर दोनों का सम 1 है तो एक का आपको पता चल जाए, दूसरे का पूछा जाए तो 1 माइनस पहले वाले का कर देंगे और कितना आ जाता है 0.75 आ गया। और इनके बीच का रिलेशन में पता है XA अपान XB बराबर मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान 1000। XA की बात करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 0.25 और XB 0.75। मोलैलिटी पूछा जा रहा है तो MB की यहाँ पर क्या रखे, B सॉल्वेंट का मॉलिकुलर वेट, और सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है बोला है एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर, और वाटर का मॉलिकुलर वेट कितना हो जाता है 18 अपान 1000। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 55.55 यहाँ पर नीचे आ जाता है। और आपको पता है यहाँ पर 25, ये तो पॉइंट हट जाएगा, 25 3 75, यहाँ पर 3, तो मोलैलिटी बराबर जब सॉल्व करेंगे 55.55 अपान 3। और जब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आप बताओ कि ये 1 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आप बताओ कि 15 हो जाता है, तो यहाँ पर 5 समथिंग करके आ जाता है, तो बताओ कि 18.52, ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो आज हम लोग इतना करते हैं। अगले टर्म पे क्या हो जाता है, और भी कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं उनको देखेंगे, उनके आपस में रिलेशन भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, अगला टर्म पे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।